गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 को आगे पढ़ेंगे। सिक्स्थ टॉपिक इज लायबिलिटी। इट refers to the amount which the firm was to outside. In other words, this can be expressed as when a firm purchases goods on credit from the amount owing to is a liability. देखिए, ये वो अमाउंट होता है जो फर्म को आउटसाइडर्स यानी कि जो फर्म के बाहर के लोग हैं उनको पे करना होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हेन अ फर्म, जब परचेज करते हैं हम गुड्स, फर्म कोई भी गुड्स परचेज करती है क्रेडिट पे, और जो अमाउंट है अभी हमको पे करना है वो फर्म के लिए क्या बन जाती है, एक लायबिलिटी। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लिखा है व्हेन अ बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन। इसका मतलब है जब बैंक अकाउंट से हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ले लेते हैं या हम कुछ ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे करंट अकाउंट में 10,000 रुपये जमा है और मैंने उससे 20,000 रुपये निकाल लिए, तो मैंने कितने ओवरड्रॉन किए, 10,000। तो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी हो गई और द अमाउंट ओइंग टू बैंक इज नोन एज लायबिलिटी। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं लायबिलिटीज के। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लायबिलिटीज के हैं। लायबिलिटीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है इंटरनल लायबिलिटी। और इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, ये वो अमाउंट होता है बिजनेस में जो प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में लगाता है। इसका मतलब है कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर बिजनेस का हक होता है, लेकिन ये एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं जो भी कैपिटल प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगा रखी है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी पेड टू आउटसाइडर। इसका मतलब है बिजनेस फर्म को वो पैसा जो बाहर वाले लोगों को देना होता है वो आउटसाइडर्स होते हैं और उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे क्रेडिटर्स, अगर हमने किसी से उधार गुड्स परचेज किए हैं तो हमको उसको पैसा पे करना है थोड़े समय बाद, तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाती हैं। देखिए लायबिलिटीज को फिर कुछ पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। पहला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट आप नॉर्मली 1 साल के बाद करते हैं, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। जैसे अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है और वो आपने ऐसे लिया है कि आप उसका पेमेंट 5 या 6 साल बाद करेंगे, तो ये आपके लिए एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए और ये आपके ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या नियर फ्यूचर में आप उनका पेमेंट कर देते हैं। नॉर्मली बिजनेस फर्म उन लायबिलिटीज को 1 साल के अंदर पे कर देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए कंटीजेंट लायबिलिटीज। बेसिकली कंटीजेंट लायबिलिटीज होती क्या है, दीज आर नॉट द एक्चुअल लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जब फर्म की बैलेंस शीट बनती है तो ये फर्म के ऊपर कोई एक्चुअल लायबिलिटीज नहीं होती है, लेकिन ये लायबिलिटीज तब बनती हैं किसी भी फर्म या बिजनेस के ऊपर जब कोई स्पेसिफिक इवेंट हो जाता है। एग्जाम्पल्स हैं बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई बिल है, बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज से है, और आप उसको बैंक से डिस्काउंट करा लेते हो, तो अभी तक वो मैच्योर्ड नहीं हुआ है, तो वो फर्म के ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटीज कैसे हो जाएगी ये समझिए। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ए एक सेलर है, बी बायर है।
सेलर ने कुछ गुड्स बायर को यानी कि मिस्टर बी को क्रेडिट पर सोल्ड किए, तो जो उन्होंने क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किए हैं उसका पैसा वो 1 या 2 महीने बाद देने को कह रहे हैं। तो मिस्टर ए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे एक बिल लिख करके दे दीजिए। तो मिस्टर बी बिल पर साइन कर कर अपनी एक्सेप्टेंस लिख करके दे देते हैं। तो मिस्टर ए के पास जो बिल आ गया वो उनके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, यानी कि ये एक तरीके से उनके लिए एसेट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, और उन्होंने वो जाकर के बैंक से डिस्काउंट करा लिया। और जब 2 महीने की ड्यू डेट आएगी तो बैंक जाकर के वो मिस्टर बी से पैसा ले लेगा। देखिए इसमें 2 केस हो सकते हैं। बिल किसके पास पहुंच गया है? बैंक के पास। तो वो मिस्टर बी बैंक को पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नहीं देते हैं तो अब क्या होगा? तब ये पैसा मिस्टर ए पे करेंगे बैंक को। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो देखिए कंटीजेंट लायबिलिटीज एक स्पेसिफिक इवेंट होगा, उसी के बाद अराइज हुई। वो कौन सा इवेंट है? अगर मिस्टर बी ने डिफॉल्ट कर दिया बैंक को पेमेंट, तो वो पैसा मिस्टर ए पे करेंगे बैंक को। तो यह एक इवेंट है कि मिस्टर बी जब डिफॉल्ट करेंगे तब वो पैसा मिस्टर ए बैंक को पे करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर ऐसे ही कोई अगर आपके ऊपर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है बिजनेस फर्म के ऊपर, तो जब तक आप वो मुकदमा हार नहीं जाते तब तक आपके ऊपर वो लायबिलिटी अराइज नहीं होती। 7th इसमें है ट्रेड रिसीवेबल्स। इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स रिफर्स टू दोज अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स वो अमाउंट होता है जब कभी भी कंपनी सेल करती है गुड्स या सर्विसेज किसी दूसरे कस्टमर को अपने, और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, तब हम जो ट्रेड रिसीवेबल्स है यानी कि जो हमको पैसा मिलना है उनसे कस्टमर से, वो हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक फॉर्मूला बन गया, ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट में लिख लीजिएगा डेटर्स प्लस BR। अब आइए इन दोनों टर्म को जरा सा क्लियर कर लेते हैं कि डेटर्स कौन होते हैं। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स, डेटर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं फर्म के, whom have been good sold और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। देखिए इसका मतलब है उनको जिनको हम सर्विसेज और गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर, और जिनसे अभी तक पेमेंट हमको नहीं मिली है, तो उन सब जितने भी पार्टीज हैं वो सब कलेक्टिवली मिलकर के हमारे डेटर्स बनती हैं। देखिए अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई 4 लोगों को गुड्स सोल्ड किए उधार में, और सबको 10-10 हज़ार के गुड्स बेचे, तो इसका मतलब है जो 40,000 रुपए है बी सी डी ई से, ये मिस्टर ए को मिलना है, तो बी सी डी ई ये चारों कलेक्टिवली मिलकर के एक नाम में कहे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। क्लियर? देखिए इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, चलिए इस एग्जाम्पल को जरा सा क्लियर करते हैं। अगर गुड्स 50,000 के सोल्ड किए गए हैं मोहन को ऑन क्रेडिट, और वो तब तक डेटर रहेंगे बिजनेस में जब तक कि वो अपना पूरा पेमेंट नहीं कर देते। ध्यान रखिएगा, अगर मोहन को 50,000 के गुड्स सोल्ड किए गए हैं और उन्होंने अभी तक पैसा पेमेंट नहीं किया है पूरा, तो वो डेटर्स बने रहेंगे तब तक कि जब तक कि वो फुल पेमेंट नहीं कर देते। क्लियर? आइए दूसरा टर्म समझते हैं, बिल्स रिसीवेबल। देखिए अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स अ बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल बनाता है, लिखता है, वो व्यक्ति ड्रॉवर कहलाता है, और जो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई कहलाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं, पहला केस मैंने बताया था
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 20,000 के गुड्स सोल्ड किए 2 महीने के क्रेडिट टर्म्स पे। इसका मतलब है कि मिस्टर बी 2 महीने बाद इसका पेमेंट कर देंगे। तो मिस्टर ए रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बिल लिख दे रहे हैं, तो मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो जो मिस्टर ए बिल ड्रॉ करेंगे तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? ड्रॉवर। और इसमें ड्रॉवर ज्यादातर सेलर होता है, तो इट मींस मोस्टली सेलर इज द ड्रॉवर। और जो बायर होता है वो बिल को एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम ड्रॉई कहते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है उस बिल पर साइन करके उसे वापस लौटा देना। क्लियर? तो जब वो बिल रिसीवेबल तब बनता है जब उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मिस्टर बी एक्सेप्ट करके वापस भेज देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड पेएबल। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो ट्रेड पेएबल हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं। कैसे ये लायबिलिटीज बनती हैं? देखिए, इट इज द अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? इसका मतलब है ये वो अमाउंट है जो हमको पे करना है। हमने गुड्स और सर्विसेज परचेज किए हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पर, और ये गुड्स जो परचेज किए जाते हैं ये क्रेडिट पर किए जाते हैं। जो सर्विसेज ली जाती हैं वो क्रेडिट पर होती है। तो ट्रेड पेएबल में 2 टर्म इंक्लूड होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्लियर? जैसे एक फॉर्मूला बन गया, ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। नंबर पहला हम इसको क्लियर करते हैं। जो ये 2 टर्म है, पहला क्रेडिटर वो पर्सन्स होते हैं या फर्म होती है जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, सर्विसेज लेते हैं क्रेडिट पर। क्लियर? और तब तक हम बने रहते हैं जब तक कि हम उसका पूरा भुगतान नहीं कर देते जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है। समझ लीजिए, क्रेडिटर्स इसीलिए हमारे लिए लायबिलिटी बनती है, और ये आउटसाइड लायबिलिटी है क्योंकि हमें उसका पेमेंट बाहर वाले पर्सन को करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स 50,000 के परचेज किए हैं हमने गोविंद से उधार पर, तो तब तक हम उसके क्रेडिटर बने रहेंगे जब तक कि हम उसका पूरा पेमेंट कर नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, बिल्स पेएबल। बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल पेएबल। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बोला था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे, बिल ड्रॉ किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो उसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया, लेकिन अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बी को तो पेमेंट करना है, उसने एक्सेप्टेंस भी दे दी, तो वो उसके लिए क्या बन गया? बिल्स पेएबल। क्लियर? तो इस तरीके से बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स दोनों मिलकर के ट्रेड पेएबल बनते हैं। क्लियर?